प्रयागराज महाकुंभ से एक व्यक्ति दिल्ली अपने बेटे को फ़ोन मिलाता है। जैसे फ़ोन मिलाता है लेकिन वो कुछ बात नहीं कर पा रहा था। इधर से वो रोने लगता है। बेटा अपने बाप को रोने की उनकी आवाज़ सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। बेटा कहता है कि पिताजी क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बाप फिर वही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। बाप अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी माँ को तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है। अचानक से लापता हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ मैंने उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की? अब बेटा जैसे बात सुनता है, बेटा भी घबराने लगता है, लेकिन अब घबराने से कोई फ़ायदा भी नहीं होना था। अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये बेटा अपने बाप को तसल्ली देता है, उसके बाद बाप भी शांत हो जाता है और कहता है कि तुम जो भी प्रयास कर सकते हो, वो प्रयास करते रहो और यहाँ जो भी आस-पास में कोई पुलिस हो, थाना हो या लोग हों, उनसे पूछो कि माँ कहाँ पर है। बेटे ने जैसे ही बाप को तसल्ली दी, उसके बाद फिर बेटा अपने छोटे वाले भाई से बातचीत करता है और कहता है कि माँ कहीं महाकुंभ में गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, भीड़ का हिस्सा बन गई है। पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अब हम लोगों को ही कुछ करना चाहिए। इसके बाद दोनों बच्चों ने वो अपने मामा से बात करते हैं, मामा से कहते हैं कि मामा जितनी जल्दी हो सके महाकुंभ चलते हैं। माँ असल में गुम हो गई है, पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका रो-रो कर बुरा हाल है और हम लोग मिलकर उन्हें कहीं ढूँढते हैं, तलाश करते हैं। अब यहाँ से दोनों बेटे अपने मामा के साथ कुंभ में पहुँच जाते हैं और मामा को तलाश करना शुरू करते हैं। आखिरकार कई घंटे की मशक्कत के बाद माँ मिलती ज़रूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है, इस रूप की किसी ने उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल माँ का कत्ल हो चुका था और कत्ल जो पुलिस ने खुलासा किया कि एक-एक कड़ियों को जब जोड़ कर देखा, तो कातिल का नाम जब सामने आता है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कातिल कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ राज और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अशोक। अशोक दरअसल एमसीडी दिल्ली के अंदर वो सफाई कर्मचारी होता है। उसकी पत्नी जिसका नाम मीनाक्षी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार वो अपने पति से बार-बार कह रही थी कि देखो कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी जाते ही नहीं हो, क्या हम दोनों नहीं चल सकते? जब पत्नी अपने पति से बार-बार ये बात कह रही थी, तो आखिरकार पति ने कुछ दिन की छुट्टी की व्यवस्था की और छुट्टी की व्यवस्था करने के बाद यानी कि वो दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहा था, वहाँ से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद वो 17 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलता है और सीधा महाकुंभ महाकुंभ के लिए निकल जाता है। अपनी पत्नी को लेकर वहाँ महाकुंभ में पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद 18 फरवरी 2025 को दिन भर वो स्नान वगैरह करता है, घूमते हैं इधर-उधर। ये पूरा जो अपना सामान था वो अपना पूरा करते हैं, सब करते हैं और करने के बाद अचानक ही एक भीड़ का रेला सा आता है और रेला आने के बाद उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता रह गया, लेकिन उसकी पत्नी अचानक से जब गायब हो जाती है, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब आपस में कोई पुलिस वाले आस-पास तो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वो पुलिस वालों के पास जाता है, कह रहा है कि भाई साहब मेरी पत्नी मेरे साथ ही तो थी, अभी नहा रही थी लेकिन अचानक हम लोग बाहर निकले भीड़ में, वो कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं रही है। आप मेरी मदद कर दीजिए। वहाँ से भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो खोया पाया केंद्र पहुँचता है। खोया पाया केंद्र में जाने के बाद वो अपनी पत्नी के बारे में इधर-उधर लोगों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद वहाँ से निकल आता है। फिर वो फील्ड में जाता है और कब इसी तरह से पूरी रात उसको ऐसे ही बीत जाती है। अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद वो अपने बेटे को फ़ोन लगाता है क्योंकि घर पर 3 बच्चे हैं। बड़े वाले बेटे को फ़ोन करके कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहीं गायब हो गई है। ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ मैंने तुम्हारी माँ को तलाश नहीं किया? आखिर करूँ तो क्या करूँ? बाप अपने ही बेटे के सामने जब रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान होने लगता है, तब बेटा कहता है कि पापा बिल्कुल भी परेशान मत हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल घबराओ मत। पापा की उम्र लगभग उसके 38 साल के आस-पास, माँ की उम्र लगभग 35 साल के आस-पास। अब ऐसी स्थिति में जो लड़के ने जिसका नाम अश्विनी होता है, अपने भाई से कहता है आदर्श से कि पापा को उनका फ़ोन आया था, पापा बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसलिए हम लोगों को भी महाकुंभ चलना चाहिए, अपनी माँ को ढूँढना चाहिए, पापा की मदद करनी चाहिए। वो अपने मामा को फ़ोन करते हैं यानी कि प्रवेश को फ़ोन करते हैं। प्रवेश, आदर्श और अश्विनी
ये तीनों मिलकर दिल्ली से प्रयागराज के लिए वाहन पकड़ते हैं और वहाँ से सीधा प्रयागराज पहुँच जाते हैं और प्रयागराज में सबसे पहले उतरते हैं वो प्रयागराज जंक्शन पर। वहाँ जाने के बाद तीनों के हाथ में एक एक फ़ोटोग्राफ हैं और फ़ोटोग्राफ लेने के बाद वो स्टेशन पर गुजरने वाले हर एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं कि क्या तुमने इन्हें देखा है, इनका नाम मीनाक्षी है, दिल्ली की रहने वाली हैं, त्रिलोकपुरी में वो रहती हैं। इस तरीके की अलग-अलग पहचान, अलग-अलग जो भी हुलिया था वो बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्हें ये भी डर लग रहा था कि भाई छोटा था, कहीं ऐसा ना हो कि भाई भी गुम हो जाए। ऐसा करते-करते एक थाना, फिर दूसरा थाना, फिर तीसरे थाना, फिर जहाँ-जहाँ भी इन तीनों को मौका मिल रहा था, अश्विनी, आदर्श और उनका जो मामा होता है प्रवेश, वो हर जगह जा रहे थे। थाने, चौकी वगैरह जो भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा आदमी दिखाई दे रहा है जिससे कि मदद मिल सकती हो। उनके हाथ में एक तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर में माँ का फ़ोटो था और फ़ोटो लेकर वो ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे। खोया पाया केंद्र जाते हैं, खोया पाया केंद्र जाने के बाद वहाँ भी जाकर अपनी माँ का नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, कहाँ से आई है, कब आई है, कैसे गुम हुई है और पूरी कहानी, पूरी जानकारी देने के बाद वहाँ भी अपना दर्ज करा देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद दारागंज थाने पहुँच जाते हैं। दारागंज थाने पहुँचने के बाद जैसे ही वो फ़ोटो दिखाया जाता है पुलिस वालों को, तो तभी ये पुलिस वाले की नज़र पड़ती है उस फ़ोटो पर। उस फ़ोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि झूसी थाने में एक महिला मिली है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर बातचीत करनी चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारी माँ वहाँ मिल जाए। उन्हें तो बस एक उम्मीद की किरण चाहिए थी, उनको बस ये था कि कहीं से भी कुछ भी हो जाए, बस माँ मिल जाए और इसके लिए वो सीधा झूसी थाने में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर एसएचओ का इंतज़ार कर रहे थे, एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह। वहाँ जाने के बाद रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयाँ करते हैं, कहते हैं कि हमारी माँ नाम मीनाक्षी दिल्ली रहती है और वो पिता के साथ आई थी स्नान करने के लिए, लेकिन अचानक से लापता हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। हमारी माँ को ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने यानी कि उपेंद्र प्रताप सिंह ने उस महिला का फ़ोटो देखा, फ़ोटो देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल वो देखते ही रहते हैं और उनकी नज़र में एक कहानी चल रही थी। वो कहानी कुछ इस तरह से होती है। 19 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वाक़या था। इसी झूसी थाना क्षेत्र का एक इलाका है आज़ाद नगर और आज़ाद नगर के पास में ही एक बस्ती है, केवट बस्ती, और केवट बस्ती में एक लॉज होता है। दरअसल सुबह के 6:30 बजे के आसपास का वक्त था। मोहन नाम का एक किराएदार होता है, उसको टॉयलेट में जाना था, बाथरूम में। जैसे वो बाथरूम में जाता है सुबह 6:30 बजे के आसपास, 19 फरवरी को उसने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी। वो महिला पूरी तरह से खून से लथपथ है, पूरी नहाई हुई है खून से। जगह-जगह वहाँ पर ब्लड फैला हुआ था और वो इस ब्लड को देखने के बाद मोहन बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसकी चीख की आवाज़, क्योंकि इस मकान के अंदर 2 किराएदार रहते हैं, एक पुलिस वाला रहता है, तीनों के तीनों दौड़कर जब मौके पर पहुँचते हैं, अब ये आवाज़ न केवल इस लॉज तक थी बल्कि आस-पास की जितने भी जगह थी, जो दुकानदार वगैरह थे, सब के सब तक आवाज़ पहुँचती है। सब सुबह के 6:30 बजे लोग दौड़कर वहाँ पर जब पहुँचते हैं, उन्होंने जो महिला को अपनी आँखों से देखा, सब लोग देखते रह जाते हैं, उनकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल महिला की हत्या कर दी गई थी किसी धारदार हथियार से, लेकिन उसकी पहचान की तमाम कोशिश की जाती है, उसकी पहचान हो नहीं पाती। पुलिस वालों ने उसकी लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से बार-बार वार किए गए हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। कौन है कातिल और महिला कौन है, कहाँ से आई है, इसके बारे में पुलिस तलाश कर रही थी। उस महिला को 72 घंटे के लिए एक जगह रख दिया जाता है। जैसे कि हर मामले में गुमशुदगी वाले कुछ ऐसे ही होता है कि 72 घंटे तक जो अनजान लाशें होती हैं, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाती, तो उनके परिवार वालों का, किसी भी रिश्तेदार का 72 घंटे तक इंतज़ार किया जाता है आने का। इसके बाद पुलिस प्रशासन या किसी सामाजिक संस्था की मदद से या फिर अपने आप से खुद से वो अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अभी 72 घंटे का समय हुआ नहीं था और ये बात है 20 फरवरी को ये ढूंढ रहे थे। 21 फरवरी को ये जो उस एसएचओ के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर एसएचओ कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। तभी वो पुलिस वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को आप पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाओ और वहाँ जाने के बाद जो महिला मिली है, जो एक लॉज के अंदर जिस महिला की लाश मिली थी, उस महिला को दिखाओ। हो सकता है कि ये उसको पहचानने की कोशिश करें, हो सकता है कि इनका उससे कोई संपर्क हो, कोई लिंक हो। पुलिस वाले यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने सिर्फ़ एक कहानी जो उनके दिमाग में चल रही थी और
जो गुमशुदा लोग अपनी माँ को तलाश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जाकर देखो। जैसे ही वो दोनों बेटे और उनके मामा पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद सबसे पहले नज़र साड़ी पर ही पहुंचती है। साड़ी को देखते ही वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दरअसल साड़ी से ही पता चल गया, क्योंकि वो साड़ी तो माँ रोज़ पहना करती थी, कभी-कभार ख़ास मौके पर तो ज़रूर पहना करती थी। माँ को देखते हैं, माँ के पैरों को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, और जैसे-जैसे उसको देख रहे थे, वैसे-वैसे अपनी माँ से लिपट कर रो रहे थे, क्योंकि माँ इस दुनिया में थी नहीं। माँ की जो चाकू से गोद कर किसी ने हत्या जो कर दी थी, हत्या किसने की, क्यों की, यही एक सवाल था। जब ये एसएचओ के पास बात पहुंचती है, उपेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, इस मामले की जांच की जाएगी और जितनी जल्दी हो सकेगा कातिल का सुराग निकल जाएगा। अब इसके बाद जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा गया कि एक आदमी है, उसके साथ ये महिला थी, और उस आदमी के जब उस सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया तो बच्चों से पूछा ये कौन है, वो कहते हैं कि ये तो उनके पिताजी हैं। जब पिताजी यानी कि अशोक, जो कि एमसीडी दिल्ली में सफाई कर्मचारी है, जब पुलिस वालों को तसल्ली हो गई, अब ये जिस जगह पर लॉज पर रुके थे, पुलिस ने वहां जाकर जब जांच पड़ताल की थी कि उन्होंने कोई आईडी वगैरह दी, बोले आईडी नहीं दी। वो 18 फरवरी 2025 की रात सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उस लॉज के अंदर आए थे, और वो लॉज में वहाँ पहुँचाने वाला एक उनका दोस्त बन जाता है। वो दोस्त जो अचानक ही राहगीर होता है, अनजान व्यक्ति होता है, और जो उन्हें देखकर मदद करने लगता है। नाम उसका सुरेश बिंद होता है। सुरेश बिंद से कहते हैं कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमें कहीं कमरा दिलवा दो, वैसे भी 4-5 घंटे ही तो रुकना है, सुबह को हमारी ट्रेन बहुत जल्दी है, हम ट्रेन से निकल जाएंगे, 4-5 घंटे के लिए बस हमें कहीं कमरा दिलवा दीजिए। सुरेश बिंद ने कहा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी जानकारी में एक लॉज है, आप वहाँ चलो, वहाँ जाने के बाद आराम से रह लेना, बस 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 500 देने में। वहाँ जाते हैं, जब उनसे आईडी मांगी जाती है, कह रहे हैं भैया कि थोड़ी देर के लिए तो रुकना ही है, अब क्या आईडी लोगे? बोले नंबर नोट करा दीजिए। बोले नंबर हमारे पास कोई है नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। इतना उन्होंने ज़रूर बताया था। जाकर रुक जाते हैं, और रुकने के बाद फिर वो अब पुलिस आगे की कहानी जो जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये कैसे जुड़े, तभी उन दोनों लड़कों से, अश्विनी से और उसका जो भाई होता है आदर्श से, पुलिस कहती है कि अपने पिताजी से बात करो, उन्हें बुलाओ। पिताजी को किसी जगह पर बुलाया जाता है, अलग जगह पर। पुलिस वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, जैसे पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, और वो आता है अशोक, उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, और उससे पूछताछ करने के बाद कहते हैं कि जब तुम उस होटल के अंदर आए थे, उसमें रुके थे, तब तुमने अपनी आईडी क्यों नहीं दी और अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, बस ये और बता दो। तो जैसे-जैसे ही वो पुलिस अपनी कर रही थी, तो शुरुआत में तो इस तरह की बातें, जो अक्सर जो क्रिमिनल होते हैं वो शुरुआत में तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि रात 1 बजे के बाद की बात है, वो बाथरूम जाती है और उसने अपनी पत्नी को मौका देखते ही चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। क्योंकि बस यही एक सवाल था, इसके पीछे क्या कारण था। पुलिस वालों ने जब ये जाना दोनों बेटों ने ये जाना, साले ने जब ये जाना, तो सब के सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये बात ये बताता है कि अशोक का दिल्ली की किसी महिला से अवैध संबंध था, और इस बात की जानकारी मीनाक्षी को हो जाती है, और मीनाक्षी इस बात का विरोध कर रही थी। इसी बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर क्लेश हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, और ये पति और पत्नी जब आपस में रोज़-रोज़ लड़ाई और झगड़े होते थे कि तुम अब उस महिला से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे, लेकिन पति ने जिद पकड़ ली थी कि मैं उस महिला से हर हाल में मिलूँगा। और जब उसकी पत्नी ने रोकना-टोकना शुरू किया, तब उसने सोचा कि क्यों ना पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उधर पत्नी जिद कर रही थी महाकुंभ में जाने का, स्नान करने का। जब सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो अपनी पत्नी को स्नान कराने के बहाने लेकर जाता है। बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड करता है, दिखाने के लिए कि हाँ, हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितने ठीक-ठाक हैं। वो जब निकल रहा है तो सीसीटीवी में वो कैद हो रहे हैं। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई जिद नहीं, आराम से चल रहे थे, बड़ी अच्छे से। उसकी पत्नी को भी एहसास नहीं था कि ये कुंभ का जो स्नान होगा, उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी स्नान होगा। वहाँ उसका पति उसे मौत के घाट उतार देता है, लेकिन ये कहानी जो उसका झूठ था, ये उसका फ़रेब था, जो उसकी चालाकी थी। जिस तरह से उसने बताया कि तुम्हारी माँ कुंभ में गायब हो गई है, वहाँ रो-रो कर जो इसने एक नई कहानी गढ़ी थी, वो बच्चों के सामने ज़रूर चल गई थी, लेकिन पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। पुलिस ने उस आरोपी यानी कि अशोक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। इस महिला का जो मायका है, जो उसका परिवार रहता है, जहाँ उसकी शादी हुई थी,
वो उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक गाँव है, वहाँ की वो महिला रहने वाली होती है। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगती है, पता चलता है, तो परिवार वालों का भी रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दरअसल जिस तरह से उस व्यक्ति ने, जिसकी लगभग 38 साल के पास उम्र रही होगी, उसने एक महिला की वजह से अपनी ही पत्नी का, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसके साथ उसने कई सालों से ज़िंदगी जी रहा था, बिता रहा था, उसके साथ ही वो दगा कर देता है और खुद भी शायद हमेशा-हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहेगा। हो सकता है कि उस महिला से कभी ज़िंदगी में मुलाकात भी ना हो। जो उसने कदम उठाया घर से लेकर, नहीं जाता तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं होता। लेकिन जो इसने किया है, वो बहुत ही गलत है, अपने आप में बहुत ही भयानक है।